एनी डाउट्स इन द टेस्ट? नहीं है किसी को भी? चलिए बहुत अच्छी बात है करनी है तो। चलो फिर बताओ कहाँ चल रहे थे अपन? क्या चल रहा है? तो ये बताएगा क्या चल रहा था भाई? तुम लोग यार बोलते ही नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम लोगों की है कि बोलना ही नहीं चाहते हो। बोला करो यार, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। यस्टरडेज लेक्चर, हाँ कहाँ गया था, कहाँ भाग गया था तू? अच्छा मुझे फील क्यों नहीं हुआ यार? लास्ट में भाई तेरा ही ओके हेलो हाँ यस आता है। अच्छा उस दिन सजन ने शायद तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी थी। एटलीस्ट वन पर्सन वाज रिप्लाइंग इन द लास्ट क्लास एंड दैट वाज सजन, राइट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एडमिशन कहाँ ले रहा है एडमिशन भाई? हाँ अभी तो नीड हुआ ही नहीं, अभी से एडमिशन की जुगाड़ लगाएगा? चलो बायोटेक्नोलॉजी भाई साहब, बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं बायोटेक्नोलॉजी। चलिए अच्छी बात है। हाँ जतिन को बताओ, जतिन को बता दो भाई कहाँ पे। चलिए फिर मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या की बात की थी बताया कोई? कहाँ तक पहुंच गए थे मैग्नेटिक फील्ड में? कमान कमान कमान, रजान हर्षित, जो भी लास्ट क्लास में थे। फ्रीक्वेंसी एंड पिच पढ़ा था लास्ट, वेरी गुड। चलिए तो बेसिकली हम बात करते हैं, बेसिकली हमने कहा था मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था कि सर अगर चार्ज को हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएंगे तो उस पर क्या फोर्स लगेगा और कैसे फोर्स लगेगा, तो शायद हमने ये बातें की थी राइट। सो ठीक है, हमने फोर्स बात कर ली थी, हमने उसका पाथ की बात कर ली थी कि सर अगर वो वेलोसिटी और बी मैग्नेटिक फील्ड हमेशा अगर परपेंडिकुलर है तो वो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। और उस सर्कल का रेडियस भी हमने निकाला था आर इज इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग राइट। एंड देन हमने बात की थी अगर वो वेलोसिटी किसी एंगल पर एंटर करेगी मैग्नेटिक फील्ड में तो उसका जो पाथ है वो हेलिकल पाथ होगा, और उसमें हमने रेडियस की बात की थी और हमने बात की थी पिच की राइट। नाउ अगर हम चार्ज की बात करें राइट, अभी तो हमने चार्ज की बात की थी, अब हम बात करने वाले हैं कि अगर चार्ज को, ठीक है, एक बात ध्यान रखें कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां मैग्नेटिक फील्ड है, और जहां मैग्नेटिक फील्ड है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर है, लेकिन हम एक बार में एक को पढ़ते हैं। तो एक्चुअली अगर जहां पे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होगा, अगर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर प्रेजेंट, तो आप बोलोगे कोई भी चार्ज पे जो नेट फोर्स होगा, जो नेट फोर्स होगा इस चार्ज पे, दैट नेट फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंस फोर्स। नेट फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंस फोर्स एंड दैट इज नथिंग बट किसी भी चार्ज पे जो नेट फोर्स होता है वो क्या होगा, उसका वॉइस क्रैक इलेक्ट्रिक हो रही है और फोर्स। स्क्रीन नहीं आ रही। क्या होगा बेटा, स्क्रीन नहीं आ रही? अरे आ सर रही है मेरे को तो शशांक। क्लियर है। अरे शशांक तेरे साथ कितने बाकी लोग बताना भाई। सर ठीक सर है सर। क्लियर है। सही है ना? यस सर। शशांक तेरा नेट ही गड़बड़ है तभी तेरी ऐप नहीं चल रही है। चलो आपने बोला कि सर, एक बार ट्राई करो रिटर्न करने का। आपने बोला कि सर किसी भी चार्ज को आप इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कॉम्बिनेशन में अगर आप छोड़ोगे तो उसके जो नेट फोर्स आएगा उसको हम बोलेंगे लॉरेंस फोर्स, एंड दैट इज नथिंग बट द वेक्टर सम ऑफ
इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर? इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ चार्ज इज नथिंग बट, आप बोलोगे सर Q इंटू ई। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? Q इंटू ई। और अगर आपको मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो क्या होता है? Q इंटू वी। दिस इज नेट फोर्स और इसी को हम क्या बोलते हैं? लॉरेंट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए। अब मैंने कहा सर इसकी एक एप्लीकेशन होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। क्या है वेलोसिटी सेलेक्टर? क्या है उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे तो ऐसा है कि सर अगर दो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, ठीक है। मैंने कहा मान लो कि सर मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? अंदर की तरफ है, और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ। नीचे की तरफ क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आप बोल दो कि मैग्नेटिक फील्ड की तरह अंदर की तरफ है। तो दो परपेंडिकुलर जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को एंटर कराया जाता है, मैं कहता हूँ परपेंडिकुलरली। तो ये देखो, ये चार्ज एंटर कर रहा है विद v वेलोसिटी। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है, राइट। आप बोलोगे इस चार्ज को अगर मैं एंटर करा रहा हूँ देखो इस तरीके से, तो आप क्या बोलोगे? इस चार्ज पे दो दो फोर्स लगेंगे। तो ये चार्ज अंदर जाएगा तो इस पे दो फोर्स लगेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में तो इस पे क्या लगा होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स लगा होगा। और मैग्नेटिक फोर्स इधर लग रहा होगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? अंदर की तरफ। वेलोसिटी की डायरेक्शन मतलब करंट की डायरेक्शन कैसी है? पॉजिटिव चार्ज की करंट की डायरेक्शन इधर की तरफ, तो फोर्स इधर लग रहा होगा ऊपर की तरफ। लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो आप बोलोगे सर इसमें जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा वो ऐसा लग रहा होगा। ठीक है, हमने कहा सर हमें इस ऐसी कंडीशन बताना है कि ये चार्ज अनडिफ्लेक्टेड चला जाए। चार्ज पे कोई भी वेलोसिटी पे कोई भी आप बोल सकते हो फोर्स ना लगे। इसका मतलब हमेशा उस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो कैसा होगा? बराबर होगा। और वो बराबर होगा तो आप बोलोगे क्यू वी बी साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, एंड दैट इज इक्वल टू क्यू इनटू ई। एंड दैट इज पॉसिबल जब आप बोलोगे v की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? e बाय v के बराबर। अगर आप वेलोसिटी की वैल्यू यानी स्पीड की वैल्यू e बाय v के बराबर होगी, तब आप बोलोगे ये अनडिफ्लेक्टेड चला जाएगा। इस पर नेट फोर्स हमेशा कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, तो ये इसकी एप्लीकेशन है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कंडीशन को, किस टाइप से दी जाती है। फोर्सेस वगैरह की डायरेक्शन थोड़ी हमको देखनी पड़ती है। ठीक है, इसमें अगर कहीं कोई डाउट है तो पूछें, नहीं तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एनी डाउट? तो सर। चले, शाम स्क्रीन आगे करी। हाँ सर, अब आ गई। अभी तक तो इसी में हम बात कर लेते हैं साइक्लोट्रॉन की, है ना। साइक्लोट्रॉन क्या होता है? साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस होता है। साइक्लोट्रॉन डिवाइस का यूज किस लिए होता है पहले तो हमको ये बताना चाहिए सर। हैवी आप कह सकते हो हाईली एक्सेलरेटेड चार्ज के लिए। मुझे चाहिए बहुत ज्यादा वेलोसिटी की चार्ज। एक चार्ज चाहिए जिसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो। अब वो चार्ज को उस वेलोसिटी तक ले जाने के लिए वो जो डिवाइस है दैट इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन का बस बेसिक फंडा सीख लो, ठीक है। इस पर क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, ना के बराबर, बट फिर भी थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। आपने बोला साइक्लोट्रॉन में इस टाइप से दो डी होती है, सर्कुलर डी, ठीक है। और इन दो डी को एक ऑल्टरनेटिंग करंट बैटरी से कनेक्ट किया जाता है। ऑल्टरनेटिंग करंट बैटरी मतलब समझ लो जिस तरीके सोर्स है, जिस तरीके से अपने घरों में होता है। आप क्या बोलते हो कि सर ये जो डी है ये मेटेलिक है, कंडक्टिंग है, और यहाँ पे आपने क्या लगा रखा है? मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है हर जगह, जैसे मान लो परपेंडिकुलर करके।
हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है। अब जरा देखो, आप क्या बोलते हो, किसी चार्ज को यहाँ पे छोड़ते हो, मैं क्या यहाँ पे एक चार्ज को छोड़ा, ठीक है, आपने बोला कि सर ये क्या होगा, ऑल्टरनेटिंग है, मतलब कभी इसको पॉजिटिव कर देगा, कभी इसको नेगेटिव कर देगा, कभी इसको नेगेटिव कर देगा, कभी इसको पॉजिटिव कर देगा, राइट, आपको पता है ना, आप आगे पढ़ोगे भी एसी में कि सर ये क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग है, बार बार आप बोलते हो कि प्लस माइनस चेंज होता रहता है, राइट। तो आप बोलते हो कि मान लो कि सर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इनिशियली ये नेगेटिव होगा, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होगा तो मतलब फोर्स है या तो मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन जैसे ये इस डी के अंदर पहुंचेगा, कंडक्टिंग के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, पता है ना, मेटल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी अगर वहां चार्ज ना रखा हो, तो यहाँ कोई चार्ज तो रखा नहीं है, तो कोई और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं, तो आप बोलोगे यहाँ पे जाके इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और ये यहाँ से ऐसे सर्कुलर पाथ से निकलेगा, सर्कुलर पाथ से जब जैसे ही यहाँ बाहर निकलेगा, तब ध्यान रखना कि सर उस टाइम पे यहाँ नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव था, तो इसने अट्रैक्ट किया, लेकिन जब ये यहाँ निकल रहा होगा तो फ्रीक्वेंसी इस तरीके से सेट की जाती है कि यहाँ पे नेगेटिव हो जाए और यहाँ पे पॉजिटिव हो जाए, तो फिर से इसकी स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ेगी तो आपको पता है कि सर यहाँ पे फिर रेडियस बढ़ेगा, और इस तरीके से ये कंटिन्यूसली चलता रहता है ना, और इस तरीके से आप बोलते हो कि इस तरीके से वेलोसिटी काफी हाई इंक्रीज हो जाती है। तो आप क्या बोलते हो कि सर इसमें जो भी आपका जो फोर्स है, राइट, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आती है कि हमेशा इसकी वेलोसिटी को बढ़ा रही होगी, जब भी डी के अंदर होगा तब भी इसकी वेलोसिटी भी कोई इंक्रीज नहीं होता है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी से इसके पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होते हैं, वो एग्जैक्टली इसकी इसकी जो चार्ज घूम रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर होते हैं। आपको पता है कि सर चार्ज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपको पता होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू, ये हमने कल निकाली हुई थी फ्रीक्वेंसी, क्यू पी अपॉन टू पाई एम, ठीक है, यही फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग आप बोल सकते हो इसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, ठीक है, तो आप बोलते हो आपको बस यही आपको पता होना चाहिए कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, और आपको वेलोसिटी की अगर हम बात करें, जो फाइनल वेलोसिटी इसकी निकलेगी, मान लो इसका डी का रेडियस कैपिटल आर है, तो आपको मालूम है कि सर आर की वैल्यू किसके बराबर होगी, एम वी बाई क्यू बी, तो यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई होगी, आप बोलोगे दैट इज इक्वल टू क्यू बी आर बाई एम, और कोई इससे पूछे इसकी एनर्जी कितनी होगी, तो दैट इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर, एक एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल हमको यहाँ पे मिल जाते हैं साइक्लोट्रॉन से बाहर निकल के, राइट। तो साइक्लोट्रॉन का काम ही है कि बहुत ही ज्यादा एनर्जी वाले चार्जेस को प्रोड्यूस करना, बहुत ही ज्यादा एनर्जी वाले चार्जेस को प्रोड्यूस करना काम होता है, किसका, एक साइक्लोट्रॉन का काम होता है, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, इसमें ज्यादा आपको कंसेप्ट थोड़ा सा इसका समझ में आना, काम कैसे करता है, ज्यादा क्वेश्चन वगैरह इससे ज्यादा पूछे जाते नहीं, ठीक है। चलिए, मैंने ये सब बातें थी एक चार्ज पार्टिकल की। Now we are going to talk about a current carrying wire in magnetic field. अगर एक करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पे फोर्स कैसा लगेगा वो हमें बात करनी है, ठीक है। तो जरा देखो, मैंने कहा सर मान लो अगर आप एक करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, मान लो ये करंट कैरिंग वायर, इसमें एक करंट कैरिंग वायर है तो इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा, मान लो इसकी लेंथ कितनी है, एल है, तो सीधी सी बात है, इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, दैट इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी, आई इंटू एल क्रॉस बी, जो फोर्स होगा दैट इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी, ठीक है। और एल की डायरेक्शन क्या होती है, करंट की डायरेक्शन वाली लाइन को ही एल की डायरेक्शन देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, देखो बी आई एल साइन थीटा रहते हैं, थीटा इज द एंगल बिटवीन दी आई एंड एल। डायरेक्शन निकालने का तरीका देखो फिर से वही है, वही आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल करेगा, बी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, एफ आपका थंब है और ये आई है, तो यहाँ पर देखो करंट देखो कैसे,
मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ, तो फोर्स कितना लगेगा बाहर की तरफ, तो इसमें फोर्स कैसा लग रहा होगा बाहर की तरफ, राइट। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। आप बोलते हो कभी भी एक करंट कैरिंग वायर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो आप बोलोगे इस पे जो फोर्स लगता है दैट इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस टी, या फिर आप बोलते हो कि डी आई एल साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक और चीज देख लो, मैंने कहा मान लो यहाँ पे कोई ऐसे रैंडम शेप का ऐसे बात है, करंट मान लो ऐसे फ्लो है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर इस केस में ध्यान रखना कि ये जो एंड पॉइंट है ए और बी, इनको ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एल की वैल्यू जो होगी वो एल की वैल्यू इस केस के लिए क्या लोगे, एल इक्वल टू ए बी। किसी भी रैंडम शेप का अगर वायर है, किसी भी रैंडम शेप का अगर वायर है और इस तरीके से आप रखा होगा, तो आपको लेंथ ध्यान रखना, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को आपने एल मानना है और डायरेक्शन भी वही मानना है, ठीक है। आप बोलते हो अगर कोई इसमें एल वेक्टर पूछेगा तो आप बोलोगे ये होगा वो ये, और करंट की डायरेक्शन इसमें कैसी मान लीजिए है, तो आप बोलोगे इस केस में अगर आप लोगे तो एल वेक्टर ऐसा लिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना कि सर वायर अगर लू, अगर मैं इसी को रैंडम शेप का, मैंने कहा मान लो एक सेमी सर्कुलर शेप का वायर है, या मैग्नेटिक फील्ड है, अगर ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना, तो आप बोलोगे इसमें फोर्स कितना लोगे, आप बोलोगे इसका रेडियस कितना है, आपने बोला रेडियस है आर, अगर आर रेडियस का सेमी सर्कुलर लूप है तो आप बोलोगे इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, तो देखो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे इसको ज्वाइन करो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, तो ये इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट है, आप बोलोगे डायरेक्शन आई की इधर की तरफ लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो लिखोगे आई, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर बी दे रखा है तो बी, और एल की वैल्यू कितनी लोगे, यहाँ पे आएगी ये 2 इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको हम एल लेते हैं, ध्यान रखेंगे। और डायरेक्शन आप देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसी अंदर है, करंट की डायरेक्शन ऐसी आएगी, ये करंट की डायरेक्शन ली जाएगी, और दोनों परपेंडिकुलर, तो साइन साइन 90 इज 1, तो आप बोलोगे फोर्स कैसा लग रहा होगा, इसको ऊपर की तरफ लग रहा होगा, तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो ऊपर की तरफ लग रहा होगा, और उस फोर्स की वैल्यू होगी। इसी वजह से अगर मैं क्लोज लूप ले लूं, ठीक है, अगर कोई भी क्लोज लूप होगा तो इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाएगी, इफेक्टिव लेंथ जो हो जाएगी एल इफेक्टिव, तो दैट विल बी इक्वल टू 0। कोई भी एक क्लोज लूप होगा तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट तो क्या होगा, एक ही जगह पे आपको लेना पड़ेगा, तो जब भी एक क्लोज लूप को आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, ये सारी मैग्नेटिक फील्ड हमने कैसे ले रखी है, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो क्लोज लूप पे फोर्स कितना होगा, 0 होगा इस फील्ड को, ठीक है। कोई डाउट, किसी भी तरीके का कोई डाउट है क्या इसमें, नो सर। बोलिए बोलिए बोलिए, क्लियर है ये बातें, यस सर। डायरेक्शन वगैरह फाइंड आउट कर पाएंगे, आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए उसको जरा नोट कर लें। यहाँ पे बस इंपॉर्टेंट पॉइंट ये एल इफेक्टिव निकालना ही है, अगर एल इफेक्टिव वाला कंसेप्ट क्लियर है तो फिर इसके क्वेश्चन बन जाते हैं, इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं नीट में, इजी क्वेश्चन आते हैं इसमें भी, चैप्टर काफी लेंथी सा है, काफी सारी चीजें हैं, बट आते क्वेश्चन कंसेप्चुअली हैं, ज्यादा टफ नहीं क्वेश्चन आते हैं, मैग्नेटिक्स से लोग डरते हैं। मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा है मैग्नेटिज्म में, इसलिए वो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है, इससे डरते हैं कि थ्योरेटिकली बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है ना, बहुत सारी चीजें वैरायटी हो जाती है, बट क्वेश्चन बहुत बेसिक आता है, और वो कहाँ से आ जाएगा बस ये भी डर रहता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि बनता नहीं है वो। चलिए अब मैंने कहा सर मान लो एक लूप की बात करें, सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप से पहले थोड़ी सी आप बात कर लेते हैं। सर्कुलर लूप की बात कर लेंगे पहले तो।
आपने बोला कि सर ये जो सर्कुलर लूप होता है ना, जो कि करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की बात कर रहे हैं, जैसे ये, ठीक है। आप बोलते हो कि सर इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इसका रेडियस है R। ये बेसिकली आप ध्यान रखना, ये हमारे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल था, ऐसे यहाँ पे ये मैग्नेटिक डाइपोल का काम करता है। किसका काम करेगा? मैग्नेटिक डाइपोल का काम करेगा। मैग्नेटिक डाइपोल का काम कैसे करेगा? जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, ठीक है, प्रॉपर मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। अभी तो आप ये मानो इसके दो पोल्स, अगर एक सर्कुलर वायर है, ठीक है, तो इसके एक साइड नॉर्थ पोल होगा और एक साइड साउथ पोल होगा। अभी अपन बात नहीं कर रहे हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसा होगा, पर ये मान लो कि सर ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा, तो ये एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम करेगा। तो जैसे जैसे मैग्नेटिक डायपोल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे, वैसे वैसे यहाँ पे बात करेंगे। देखिए कोई भी लूप में अगर हम बात करें, ये कैसा भी लूप हो, मैग्नेटिक मूवमेंट हम डिफाइन करते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट याद है, वहां पे हम इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट लिखते थे, ऐसे यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मूवमेंट। दैट इज गिवन एज आई इंटू एरिया, एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि सर आई इंटू एरिया। एरिया वेक्टर कैसे लेते हो? कोई भी आप बोलते हो, कोई भी लूप लेते हो या कोई भी आप बेसिकली बोलोगे कि प्लेन लेते हो, तो एरिया वेक्टर कैसा होता है सर? परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, राइट। अगर आपने बोला ये एक प्लेन है, तो एरिया वेक्टर कैसा होगा? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन भी किसकी होगी? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो आप बोलोगे एम इज इक्वल टू आई इंटू ए होगा, ठीक है। इसकी आप चाहो तो यूनिट निकाल सकते हो, दैट इज इक्वल टू एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। अगर कोई मुझे इसकी यूनिट पूछेगा तो क्या बोलोगे? एम्पियर इंटू मीटर, ठीक है। अब आप बोलते हो डाइपोल मूवमेंट जैसे हो गया, तो अब अगर किसी भी डाइपोल को अगर आप इन लेना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, आप क्या करोगे? अगर आप किसी भी ब्लर हो यूनिफॉर्म गया है। मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी को रखते हो, चलिए किया ना, अरे हाँ ना कुछ तो बोल रहे सर क्लियर है। हैं। चलो, मैंने कहा अगर कह किसी, रहे हाँ हाँ जी थैंक यू। आपने कहा अगर किसी डाइपोल को, इसी डाइपोल को, इसी लूप को आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, जब आप मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान रखना, जैसे कि हम डाइपोल को रखते थे, तो आपने बोल दिया कि मान लो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये बी, मान लो कि यहाँ पे ये मैंने, ठीक है, आप बोलोगे कि सर यहाँ पे जो वेक्टर है, ठीक है, ये इस तरीके से इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई। आप
आप बोलोगे कि सर ये मान लो एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर है, इस तरीके से रहती एरिया वेक्टर और बी में मान लो एंगल कितना बन रहा है, कुछ बन रहा है थीटा मान लो, ये एरिया वेक्टर है। तो बेसिकली आप बोलोगे देखिए लूप है, लूप को अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो आपको पता है उसमें जो नेट को उठाता है वो जीरो आता है, अभी आपने देखा था। इस लूप को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो ना, जरा समझने की कोशिश करेंगे कि सर यहाँ पे मान लो कि इलेक्ट्रिक ये है, देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, बोर्ड के पैरेलल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये लूप है, मैंने किसी एंगल पे रखा हुआ तो एरिया वेक्टर ऐसा होगा, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में, जरा समझने की कोशिश करेंगे प्लीज, है ना, थोड़ा 3D इफेक्ट आएगा। ये एरिया वेक्टर होगा जो इस लूप के परपेंडिकुलर होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसे जो कि इस बोर्ड के पैरेलल होगी, तो देखो दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा होगा, राइट। तो ध्यान रखेंगे ये ऐसा घुमा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे देखेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और लूप ऐसा घुमा हुआ है तो ये आप बोलो एरिया वेक्टर ये है, तो इनके बीच में एंगल मान लो कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, करेक्ट। तो आप बोलोगे जो टॉर्क होगा, जैसे वहां पे था एग्जैक्टली वहीं पे याद रखेंगे, जो टॉर्क होता था अगर आपको टॉर्क याद हो तो वो आता था P क्रॉस E, डायपोल मूवमेंट क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे यहाँ पे आता है M क्रॉस E, M क्रॉस E, ठीक है। जैसे आप इसको ऐसे बोल देते हो, M की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, I इंटू ए और B और साइन थीटा, तो यही हो जाएगा, M की वैल्यू है I इंटू ए, B की वैल्यू B और साइन थीटा एंगल है। अगर मैंने माना कि इस लूप में नंबर ऑफ लूप कितने हैं, मान लो n, ये तो एक लूप होता तो ऐसा होता, अगर ऐसे कई सारे ढेर सारे लूप ऐड हो जाएंगे, है ना, मल्टीपल लूप होते हैं ना, कई सारी कॉइल है, कई सारे लूप के साथ है, अगर मान लो नंबर ऑफ लूप इसमें कितने हैं, n है, इस कॉइल में से सर्कुलर कॉइल में अगर नंबर ऑफ लूप n है तो आप लोग टॉर्क की वैल्यू भी कितना हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा। तो हम इसको याद रखने के लिए देखो ऐसे बोल सकते हैं b, ठीक है, वेयर n इज द नंबर ऑफ लूप, एक लूप पे लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, इतना। आप बोलोगे n लूप पे लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, इतना, ठीक है। ये तो एक लूप पे था, और अगर नंबर ऑफ लूप n हो जाएंगे तो आप बोलोगे इतना हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखने के लिए थोड़ा सा हम यूज करते हैं इसको बीना, बीना साइन थीटा, ठीक है। जब मैं 12th में था तो मैंने इसको ऐसे ही याद रखा था, क्योंकि बीना वाज द मदर, नेम ऑफ द माय बेस्ट फ्रेंड मदर, राइट, तो मैं तो उसे याद रखता था बीना साइन थीटा, राइट। तो इस तरीके से आप रख सकते हो। टॉर्क वैसे आपको पता है, जैसे वहां पे पी क्रॉस ई होता था, डाइपोल की बात करते थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टॉर्क की वैल्यू होती थी पी क्रॉस, और पी वहां पे डाइपोल मूवमेंट होता था, यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई होती थी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बी है। ये वैसा ही है जैसा कि यहाँ पे सारी चीजें वैसे ही चलेंगी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में चलती है, राइट। तो ये उसी तरीके से आप फॉर्मूले बना सकते हैं, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत। फोर्स के बारे में हम ऑलरेडी बोल चुके थे, अगर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, लूप है, क्लोज लूप है, ठीक है, तो लेंथ जीरो आएगी, इफेक्टिव लेंथ जीरो आएगी, तो आप बोलोगे जो मैग्नेटिक फोर्स रहेगा वो भी के साथ जीरो आएगा। यहाँ पे कोई डाउट है, एनी डाउट इन दिस? नो सर, क्लियर है। तो क्लियर सर है, चलिए। नाउ इसी पे बेस्ड जो एप्लीकेशन है उसकी अगर हम बात कर लें, जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। अभी तक आपने गैल्वेनोमीटर पढ़ा था, उस गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या हो रहा था हमने बोला था बाद में पढ़ेंगे, वो हम आज पढ़ेंगे। तो गैल्वेनोमीटर इज एन एप्लीकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। तो आपके डीसीपी इलेक्ट्रिक फील्ड से आनी है ना, आपको डीसीपी प्रोवाइड करा दूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की, ताकि आप अगले टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। चलिए, मैंने बोला कि सर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में गैल्वेनोमीटर पढ़ा था, वो एक्चुअली यही था। आपने ये तो देखा था कि जैसे उसमें करंट फ्लो कराते हैं तो उसमें जो नीडल लगी होती है वो घूमती है ना, तो घूम क्यों रही थी और कितना घूम रही थी वो कैसे, उसने बोला वो इसी तरह से। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हम क्या करते हैं सर, मैग्नेट रखते हैं, दो मैग्नेट, जो कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा होता है, और जो मैग्नेट होती है वो हॉर्स टू मैग्नेट होती है, हॉर्स टू की तरह से शेप की होती है।
वो ऐसी क्यों होती है, वो ही मैं बता दूं कि हॉट शू की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, बेसिकली आप क्या बोलते हो, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ऐसे रेडियल होती है। रेडियल होती है, ठीक है। आप थोड़ा ऊपर से जूम करना, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रेडियल है हर जगह पे। अब यहाँ पे जब हम एक कॉइल रखते हैं तो देखो, कॉइल का मतलब समझो, मैंने एक कॉइल ऐसे एक आर्मेचर लिया, एक ऐसे लूप रखा, मान लो ये स्क्वायर लूप ही है, तो लूप को मैंने देखो ऐसे रखा। जब मैं लूप ऐसा रखूंगा तो देखो एक मैग्नेटिक फील्ड की लाइन में अंदर एंटर कराऊंगा। अगर मैं इसको घुमा दूंगा तो भी मैं मैग्नेटिक फील्ड की लाइन में, मेरे प्लेन में ही है मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं उसको ऐसा घुमा दूंगा तो भी आप देखो कि मेरे प्लेन में ही रहेगी मैग्नेटिक फील्ड। मतलब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हमारे रखने का फायदा क्या हुआ? रेडियल, मैं ऑडिबल? सर कुछ नहीं दिख रहा। क्लियर है ना? सर हाँ ब्लर आ क्लियर रहा है। है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड रखने का फायदा बस ये हुआ कि हमेशा आप लूप कैसे भी घूम जाए, मेरा लूप कैसे भी घूम जाए, आप क्या बोलोगे, मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा मेरे लूप के प्लेन में रहेगा। मतलब आप बोलते हो लूप का एरिया कैसा होगा, हमेशा लूप के परपेंडिकुलर, और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा, ऐसा, तो हमेशा दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री। तो जो टॉर्क लगेगा किसी भी टाइम पे, यहाँ पे एक लूप मैंने मान लिया कि मेरा लूप है, अभी जैसे कॉपी रखी थी ना, ऐसे ये आपको टॉप व्यू दिखा रहा हूँ मैं। तो आप क्या बोलोगे कि हमेशा जो टॉर्क लग रहा होगा वो कितना होगा, डी ना, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू हमेशा बनाने वाली है। अगर उस लूप से करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, आई, आप बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड कितना है यहाँ पे, बी, नंबर ऑफ लूप टर्न्स कितने हैं, एन, और एरिया, उस लूप का एरिया कितना है। तो इस टॉर्क की वजह से ये घूमेगा। देखो पहले लूप को रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, तो आप बोलोगे लूप कुछ नहीं करेगा, चुपचाप बैठा रहेगा। लेकिन जैसे ही आप इसमें करंट फ्लो कराओगे तो इस लूप में क्या होगा, इस लूप में आप बोलोगे इसका करंट फ्लो होगा तो टॉर्क लगेगा तो ये घूमेगा, ठीक है। अब घूमता है, ठीक है, अब घूमता है तो देखो होता क्या है कि इसको मैंने सिर्फ पकड़ा हुआ होता है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये घूमेगा इधर की तरफ, मैंने ऊपर पकड़ा हुआ है ना। तो वहां पे जो पकड़ा हुआ चीज है वो एक सिलेंडर से पकड़ा हुआ होता है, जो इसको वापस से घुमाने की कोशिश कर रहा होता है, वापस से अपनी ओरिजिनल, ऑब्वियस सी बात है, किसी भी, ये बहुत टाइट स्प्रिंग है, अगर आप इसको घुमाओगे तो ये वापस से अपनी ओरिजिनल लाने की कोशिश कर रहा होता है। तो आप बोलोगे वो जो स्प्रिंग है वो एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा। रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो बेसिकली किसके बराबर होता है, वो k टाइम्स ऑफ थीटा होता है। जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो जितना ज्यादा एंगल होगा उतना ही क्या ये रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा, राइट। तो आप बोलोगे जहां पे दोनों चीजें बैलेंस हो जाएंगी, यानी नेट टॉर्क 0 हो जाएगा, वहीं पे ये रुक जाएगा। और इससे क्या होता है, एक ऐसे नीडल लगी होती है, देखो ऐसे, आप बोलते ये नीडल लगी होती है, जितना ये घूमेगा उतनी नीडल घूमेगी। तो आप बोलोगे जितना ज्यादा इसमें करंट होगा उतना ही ज्यादा ये घूमेगा, क्योंकि उतना ही ज्यादा टॉर्क लगेगा, तो नीडल भी उतनी ज्यादा घूमेगी। और जैसे आप बोलोगे कि सर इसमें आई की वैल्यू 0 हो गई तो टॉर्क 0 हो गया, तो वापस से जो रीस्टोरिंग फोर्स है अपनी ओरिजिनल ओरिजिनल डायरेक्शन में ले आएगा। तो ये नीडल बेसिकली किस पे डिपेंड कर रही है, करंट पे डिपेंड कर रही है, किस पे डिपेंड कर रही है, करंट पे। तो देखो भाई साहब करंट ऐसे घूमता है, ऐसे इसकी घूमती है, उसकी क्या होगी, राइट। तो आप बोलते हो ये टॉर्क रीस्टोरिंग टॉर्क होता है। ये कौन सा टॉर्क होता है, रीस्टोरिंग टॉर्क होता है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। जितना एंगल ये डिस्प्लेस हुआ, ये एंगल थीटा समझ लो ना, फाई इक्वल, ठीक है, ये फाई कितना है, जितने से ये घूमी। तो आप बोलोगे सर ये दोनों जहाँ पे बराबर हो जाएंगे वहीं पे रुक जाएगी। तो आप बोलोगे सर टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क रीस्टोरिंग अगर मैं रखूँ तो देखो बी ना, जो वैल्यू आएगी के टाइम्स ऑफ फाई आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो फाई की वैल्यू आती है दैट इज इक्वल टू बी एन ए बाई के इंटू फाई। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा कितना है। एक लूप के लिए मैंने यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेट फिक्स कर दी तो बी की वैल्यू फिक्स हो गई, लूप में नंबर ऑफ टर्न फिक्स है, लूप का एरिया फिक्स है, और ये के कांस्टेंट है। तो देखिए फाई किसके प्रोपोर्शनल है, आई के प्रोपोर्शनल है। फाई किसके प्रोपोर्शनल है, आई के प्रोपोर्शनल है। आप बोलते हो कि जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा ये रोटेट होगा, उतना ही ये ज्यादा एंगल पे घूमेगी नीडल, राइट। तो आप बोलते हो दिस इज हाउ इट
calculate, it gives you the deflection in the what? आप बोलते हो कि सर दिस इज हाउ इट गिव्स द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और यहाँ पे एक टर्म डिफाइन होता है जिसको हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी, पाई बाय आई, इसको हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। दैट इज इक्वल टू बी एन ए बाई के। जितना ज्यादा ये ज्यादा बड़ा होगा, करंट सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा होगी, उतने छोटे करंट के लिए एंगल ज्यादा बड़ा होगा, तो आपको रीडिंग पढ़ने में आसानी होगी, राइट। तो आप बोलोगे करंट सेंसिटिविटी मेरी हायर होनी चाहिए, किसी भी डिवाइस के लिए करंट सेंसिटिविटी कैसे होनी चाहिए, काफी ज्यादा होनी चाहिए, ताकि कम करंट में ही आपको डिफ्लेक्शन क्लियरली दिख रहा हो, ठीक है। तो ये है गैल्वेनोमीटर के अंदर की वर्किंग। बाहर की वर्किंग आपने ऑलरेडी वहां पे पढ़ा था, और अंदर वो नीचे घूम कैसे रहा था, वो एग्जैक्टली ये मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करते हैं, राइट। तो ये है आपके गैल्वेनोमीटर की वर्किंग, जो कि आपके आपने पढ़ा होगा। यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी भी तरीके का? एनी डाउट? क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए, कोई डाउट नहीं तो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू, देखिए अभी तक तो हमने बोला कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में हमने किसी चार्ज को रखा है, किसी करंट कैरिंग कॉइल को रखा है, किसी करंट कैरिंग वायर को रखा है, तो उस पर फोर्सेस लगे। अब हम बात करने वाले कि मैग्नेटिक फील्ड कौन कितनी क्रिएट करता है, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसकी बात करने वाले हैं हम? सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए मैग्नेट क्रिएट करता है, ये दुनिया को पता है कि सर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। हम किन सोर्सेस की बात करने वाले हैं? हम सोर्सेस की बात करने वाले हैं मूविंग चार्जेस, करंट, ऐसे सोर्सेस की हम बातें करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बायो सैवर्ट लॉ। क्या बोलता था ये? बहुत ही सिंपल था। उसमें बोला कोई भी एक मैंने करंट कैरिंग वायर दिया, एक करंट कैरिंग वायर दिया। आप बोल सकते हो कि सर इस करंट कैरिंग वायर से किसी डिस्टेंस पर, ठीक है, आपने बोला यहाँ पे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये क्या बोलता था कि सर कोई भी एक छोटा एलिमेंट दे दो इसका, ठीक है। डीएल वेक्टर में जो डायरेक्शन होती है वो करंट की डायरेक्शन में रहता है, तो करंट ऐसे जाएगा। आप बोलते हो ये एंगल कितना है, थीटा है, तो आप बोलते हो कि इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जाएगा। दैट इज बेसिकली इज इक्वल टू म्यू नॉट आई टाइम्स ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी साइन। ये है बायो सैवर्ट, ठीक है। आप बोल सकते हो कि सर इसकी वजह से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। और उस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो दैट विल बी म्यू नॉट आई इंटू 4 पाई डी एल क्रॉस आर। तो यहाँ पे नीचे मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो कहने का मतलब है एक छोटा सा एलिमेंट हमेशा डीएल वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो हमेशा किधर ली जाएगी? करंट की डायरेक्शन में ली जाएगी। तो करंट की डायरेक्शन ऐसी है, आप बोलोगे ये आर वेक्टर की डायरेक्शन है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल है थीटा। तो आप बोलोगे सर इसकी अगर मुझसे पूछा जाए कि वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ डीवी, तो आपको पता है डीएल क्रॉस आर, डायरेक्शन किधर होगी? डीएल क्रॉस आर। तो डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन आपको निकालना आता है, डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन निकालना आपको आता है। अगर मैं यहाँ से निकालने की कोशिश करूंगा तो डीएल क्रॉस आर में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगी, है ना।
वही क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन आपको निकालने आनी चाहिए, इसमें कहीं कोई ब्रेक करते हैं। तो जो बायोट सर्वोट लॉ था उसने बोला था एक छोटे से एलिमेंट की वजह से अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो वो कितना होगा, उसमें मुझे अब उसने बोला एक छोटे से एलिमेंट की वजह से कभी बड़े एलिमेंट की वजह से निकालना हो तो क्या करोगे, हर छोटे छोटे एलिमेंट का इंटीग्रेशन कर लो, आपका आ जाएगा। तो उसने बेसिकली आपको एक छोटा सा वो पकड़ा दिया, रास्ता पकड़ा दिया कि सर यहाँ पे आप बोलिए कि किस तरीके से आप मैग्नेटिक निकाल सकते हैं। अब इसमें एक चीज समझ में आया कि अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखूँ या 180 डिग्री रखूँ, तो आप बोलोगे डीवी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। साइन 0 या साइन 180 ये 0। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप किसी वायर की, मैंने कहा यहाँ पे अगर मैंने वायर ले लिया, इस वायर में एक सिंपल सा वायर लेते हैं, सीधा स्ट्रेट वायर, आप बोलोगे कि सर यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये है तो डीएल वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा इधर की तरफ होगी। एंगल 0 कब होगा, जब ये पॉइंट किसी वायर पे कहीं पे लाई कर रहा हो या इस वायर की लाइन पे कहीं लाई कर रहा हो। तो कहने का मतलब है अगर कोई भी पॉइंट इस वायर के अलोंग लाई करेगा तो उससे इस वायर की वजह से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होगी। कोई भी वायर वायर की लेंथ के अलोंग कोई भी आप बोलते हो पॉइंट लाई करेगा तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड उसकी वजह से 0 होगी हमेशा। अरे भाई ब्लर नहीं है, किसको ब्लर दिख रही है, स्क्रीन क्लियर है बेटा? हाँ जी सर, अब क्लियर है। सर क्लियर है। सर मेरे साइड से भी क्लियर है। क्लियर है सर। चलिए इंडिविजुअल अगर किसी को ब्लर है तो आप तो मेरे में भी चली गई। को पता है तो आप तो मतलब, हाँ मुझे मालूम है बेटा। ब्लर होती है तो मुझे सबसे पहले पता चल जाती है, डोंट वरी। चलिए क्लियर होनी चाहिए अब, ठीक है। चलिए ये बातें हो गई। मैंने कहा सर अब मैं बड़े बड़े वायर्स के बारे में अगर बात करूँ, देखिए अभी फ्लक्चुएट करेगा थोड़ी देर, तो मुझे बताते रहिएगा जब भी फ्लक्चुएशन हो। नेट इज फ्लक्चुएटिंग। अभी फिलहाल तो है सर। फिलहाल ब्लर हो गई बेटा। हाँ जी सर, हाँ ब्लर वही है। कह रहा हूँ सर, फिलहाल फ्लक्चुएटिंग है। हम्म। चलिए थोड़ी बार फिर से ब्लर होगी, मेरे को टोक देना, अभी थोड़ी देर तो चलेगी। हाँ भाई, मैंने कहा सर अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर में ठीक है, पहले अगर मैं कहूँ कि कोई स्ट्रेट वायर लूँ, उस स्ट्रेट वायर की वजह से मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना, मैंने कहा ये देखिए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। आप बोलते हो कि सर इस स्ट्रेट वायर से किसी भी डिस्टेंस पर आप बोलते हो ये, ठीक है, यहाँ पे आपका ये पॉइंट है, ध्यान रखिए ये ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ही ड्रॉ करेंगे इसको, मान लो डिस्टेंस कितनी आर है। आप बोलते हैं इसके जो दो एंड्स हैं अगर मैं उसको कनेक्ट करूँ इस पॉइंट से, ऊपर की तरफ ये एंगल मान लो अल्फा बना रहे हैं और नीचे की तरफ ये एंगल बना रहे हैं बीटा। ध्यान रखिएगा एंगल की डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर की तरफ एंगल अगर अल्फा है और नीचे की तरफ एंगल बीटा है, तो फॉर्मूला बता रहा हूँ, अगर दोनों में से एंगल की डायरेक्शन चेंज हो गई तो तुरंत माइनस लगा देना उसमें, ठीक है। तो आप बोलोगे जो फॉर्मूला बनता है मैग्नेटिक फील्ड का, दैट विल बिकम एज म्यू नॉट
I upon 4 pi r into sin alpha plus sin theta. Mu naught I upon 4 pi into sin alpha plus sin theta. हालांकि ये बहुत कम इम्पोर्टेंट है अगर मैं बोलूँ ये वायर इनफाइनाइट होता, अगर ये वायर इनफाइनाइट वायर होता, अगर ये इनफाइनाइट होता तो ये बहुत लंबा होता, इनफाइनाइट होता तो ये वाला जो एंगल है वो बहुत दूर जाके जॉइंट होता, तो ये ऑलमोस्ट अल्फा कैसा होता है 90 डिग्री और बीटा भी कैसा होता है 90 डिग्री। तो आप बोलते हैं अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री, और साइन 90 कितना होता है 1, तो ये 1 प्लस 1 कितना हो जाता है 2। तो बेसिकली बी की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी में अगर मैं बोलूँ सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट का मतलब होता है कि सिर्फ एक एंड तो इनफाइनाइट है और एक एंड पे आप जस्ट खड़े हुए हो, ये होता है सेमी इनफाइनाइट वायर। यहाँ पे तो ये इनफाइनाइट है बट ये पॉइंट के जस्ट यहाँ की बात हो रही है। तो ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो ऊपर वाला एंगल अल्फा तो 90 डिग्री हो जाएगा और बीटा कितना हो जाएगा 0। सेमी इनफाइनाइट के लिए अल्फा की वैल्यू 90 और बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। ये दो इंपॉर्टेंट, ये वाला रिजल्ट मेरे में रहता है नीट में आपसे कभी पूछा जाएगा, बट ये दो रिजल्ट आर वेरी फ्रीक्वेंटली यूज, राइट। तो आप बोलोगे इनफाइनाइट वायर से आर डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो ये होता है, और अगर सेमी इनफाइनाइट वायर है तो उससे कितना होता है इतना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। ध्यान रखो। अब करंट कैरिंग वायर से अगर मैं बोलूं डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है। कभी भी करंट कैरिंग वायर की डायरेक्शन में अपना राइट हैंड जरा देखें, राइट हैंड का थंब रख दें करंट की डायरेक्शन में और इस वायर को क्या कर लें, ऐसे कर्ल कर लें। इसका मतलब इस वायर के अलोंग, चलो एक काम करो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो फिर फिगर बनाएं। हाँ जी, ठीक है, चलिए जरा यहाँ पे देखें। मैंने कहा अगर ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है तो क्या करो, अपने राइट हैंड को इस तरीके से लो कि आपका थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में, और इसको कर्ल कर लो। तो जब कर्ल करोगे तो देखो ऐसे मान ऐसे सर्कुलर बनेगा। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे पूछा आपसे, इस पॉइंट पे पूछा जाएगा तो देखो अंदर की तरफ होगी, इस पॉइंट पे पूछा जाएगा तो बाहर की तरफ होगी। तो आपको जिस पॉइंट पे पूछा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हो, राइट। आप बोलते हो कि सर यहाँ से इस पॉइंट पे कैसी होगी, अंदर की तरफ, ऐसे अंदर जाती हुई होगी, इस वाले साइड से बाहर निकलती हुई होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, इधर की तरफ आते हैं तो अंदर जाती हुई होगी, यहाँ पे अगर हम आते हैं तो बाहर निकलती हुई होगी। अगर यही करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, ध्यान रखना। तो अगर वायर इस तरीके से है, ये मेरा करंट कैरिंग वायर, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी। ठीक है, इसमें उल्टा हो जाएगा, अगर मेरा करंट कैरिंग कॉइल ऐसा हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी। ध्यान रखेंगे, उल्टा चलेगा बस, जो कि अभी हम बात करने वाले हैं। तो स्ट्रेट वायर से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करनी है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करना है, ये हमने सीख लिया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सर्कुलर वायर। ठीक है, देखें जरा इसको, क्लियर। यस सर।
क्लियर है सर। इस पे क्वेश्चन बने हैं कई बार कॉम्बिनेशन में। एक क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा अभी करके। मैंने बोला अगर मेरे पास सर्कुलर फिर लूप पे आ गए, वायर है, ये इस तरीके से लूप, करंट ऐसे दे, आई करंट जा रहा है और इसका रेडियस है 10। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो आप बोलोगे देखो मैग्नेटिक फील्ड अगर सेंटर पे निकाले, यहाँ पर निकाले, सेंटर पे अगर हम निकालें, ठीक है, तो आप बोलोगे सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पे इस तरीके से, तो एक्चुअली किसी भी उससे निकाल सकते हो। जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आती है वो आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2r। देखिए डिफरेंस देखिए, जो करंट कैरिंग वायर से था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर है, यहाँ पे केवल 2r है, बस इतना डिफरेंस है। मैं याद कैसे रखता हूँ, स्ट्रेट वायर में पाई का कोई रोल नहीं होना चाहिए था। स्ट्रेट वायर पाई वगैरह कहाँ सीखा, पहली बार आता है आपने, पाई की वैल्यू आती है सर्कुलर में, 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस होता है, एरिया पाई आर होता है। तो स्ट्रेट वायर में पाई का कोई रोल नहीं होना चाहिए, तब भी यहाँ पाई फंसा हुआ है। और आप बोलते हो कि सर्कुलर लूप में पाई का रोल होता है, बट यहाँ पे कोई पाई नहीं है। तो बस इसीलिए बस इतना डिफरेंस याद रख सकते हो कि सर जब भी कोई सर्कुलर लूप होगा, तो आप बोलते हो उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे वो कितनी आएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2। कहाँ पे निकालो, सेंटर पे। अब आप बोलोगे देखिए इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको निकालने का डायरेक्शन का क्या तरीका होता है। सेम वही मैंने कहा, देखिए करंट कैरिंग वायर में आप क्या करते थे, हम को करंट की डायरेक्शन में रख लेते थे और फिंगर्स को कर्ल कर लेते थे, तो मैग्नेटिक फील्ड मिलता था। यहाँ उल्टा है, यहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, आप बोलोगे कि सर करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करो, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा मिलेगा, सेंटर पे थंब देगा। तो यहाँ पे देखिए थंब से आ रहा है ऊपर की तरफ, मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो ऐसे, यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, बाहर की तरफ। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा आ रहा था, बाहर की तरफ आ रहा था। ठीक है, एक्चुअली जो सेंटर पे निकाला मैंने कहा था वैसे मैग्नेटिक फील्ड की लाइन कैसे होती है, ऐसे होती है। ठीक है, ऐसे ऐसे होती है। तो हमें तो सेंटर से मतलब, तो सेंटर पे कैसे है देखो, एग्जैक्टली अगर आप ये देखोगे ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, देखो ये किसकी तरह है सर, एक मैग्नेट की तरह है। हाँ भाई, एक डायपोल मैग्नेट की तरह है। देखो अगर आप एक ये ऐसे ले लो, ये मेरी मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक की तरह कैसे होती है, ऐसे होती है। बाहर से ये नॉर्थ पोल ऐसे होती है, पर उल्टा कर दिया, बाहर तो ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है और अंदर ये ऐसी होती है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। तो अगर ये फिगर देखो तो बेसिकली ये, इसको अगर मैं घुमा के रखूँ तो ये इस मैग्नेट की तरह ही काम कर रहा है। ये एक मैग्नेटिक डायपोल कहलाता है। देखिए दो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसीलिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको क्या बोला था, एक मैग्नेटिक डायपोल बोला था, याद आया क्या बोला था, मैग्नेटिक डायपोल बोला था। मतलब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह काम कर रहा है, मैग्नेट की तरह। तो इसका एक साइड नॉर्थ पोल होगा तो दूसरी साइड कैसा होगा, साउथ पोल। कौन सा साइड नॉर्थ पोल होगा तो देख लो। मैंने कहा सर मान लो ये, इसी की बात कर लेते हैं, ये अगर इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है, तो आप बोलोगे कि सर ये नॉर्थ पोल दिखेगा आपको। अगर करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में आप ऐसे एंगल बनाओगे तो देखो, तो ये साउथ पोल दिखेगा। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलती हुई होती है, देखिए नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल है, साउथ पोल में एंटर करती है मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो देखिए यहाँ पे आप ऐसे भी देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रही है, बाहर की तरफ, और यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रही है, अंदर की तरफ आ रही है, राइट। तो आप बोलते हो कि सर एक साइड नॉर्थ पोल दिख रहा होगा तो इसी कॉइल को दूसरी साइड पे कोई दिख रहा होगा तो उसको साउथ पोल दिख रहा होगा, यानी ये मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम कर रहा होगा। इसीलिए हमने थोड़ी देर पहले इसको मैग्नेटिक डायपोल बोला था और इसको टॉर्क वगैरह निकाला था, याद आया। ठीक है, तब मैंने बोला कि मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे उसमें दो पोल बन रहे होंगे। सर ये देखिए ये दो पोल बन रहे हैं, तो इसीलिए आप बोलते हैं कि जो सर्कुलर लूप होता है ये एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम करता है। आई होप यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्लियर है। किस तरीके से हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें बहुत छोटा सा एक और पार्ट कर लो। मैंने कहा सर अगर मान लो
ये तो पूरा सर्कुलर लूप है। अगर इस लूप का कोई पार्ट होता है, केवल ये आर्क है, इस आर्क में करंट मान लो ऐसे जा रही है, आप बोलते हो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड अगर मुझे निकालनी पड़ी तो कितनी आएगी अगर रेडियस आर है। तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे यहाँ पे भी सेंटर पे निकाली तो आप बोलोगे सर दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। ये एंगल देखो कितना है, मैंने कहा थीटा, तो आप बोलोगे इनटू थीटा। ये फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इनटू थीटा। ये आर जितना एंगल सबटेंड कर रहा है। आपने बोला ये जो अपना सर्कुलर लूप कंप्लीट हो जाएगा तो एंगल कितना सबटेंड करेगा, आप बोलोगे 360, यानी कि 2 पाई एंगल। मैंने बोला फॉर्मूला रख के देखो, अगर थीटा की वैल्यू 2 पाई अगर रखोगे तो फॉर्मूला देखो कितना बन रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इनटू 2 पाई पाई 2, ये कितना बचा 2, देखो कितना बना म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ये वाला फॉर्मूला बन गया। हाँ सर, तो मतलब ये वाला फॉर्मूला मेरा सही है। ठीक है, तो अगर एक सर्कुलर आर्क है, ठीक है, तो अगर आप बोलोगे सेमी सर्कुलर आर्क हो जाएगा तो सेमी सर्कुलर आर्क मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, पाई। थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई। तो देखो आप बोल सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर आई वो आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4r। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो सर नो सर। क्लियर है? एनीबडी आस्किंग डाउट? नो सर। नो बस सर। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, 1 2 3, डायरेक्शन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप बोलते हो कि सर ये तो मैंने सेंटर पे निकाला था। सर्कुलर लूप के अगर एक्सिस की बात करें, देखो सर्कुलर लूप अब कैसा है, डायपोल की तरह बात कर रहे हैं। तो अगर आपको याद आए तो डायपोल के हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे एक्सियल पॉइंट पर। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालें तो कितना आएगा। तो आप बोले ये जो सर्कुलर लूप है, इस सर्कुलर लूप के मैंने कहा मान लो करंट कितना है, आई फ्लो हो रहा है, रेडियस की वैल्यू कैपिटल आर है, और इसके एक्सिस पे किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालें। मान लो डिस्टेंस कितनी है, एक्स है, एक्स एक्सिस है ना ये। तो यहाँ पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला है, म्यू नॉट आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगर मैंने कहा n है नंबर ऑफ लूप, नंबर ऑफ टर्न्स या लूप, अगर एक लूप है तो ये है, अगर नंबर ऑफ लूप कितना है, n है, तो आप उसको n से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, मैंने कहा सर अगर मैं इसके एरिया ऊपर वाले टर्म को एरिया में कन्वर्ट कर दूं, मतलब अगर मैं ऊपर 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे 4 पाई से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो आपको पता है ये 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, इसका एरिया हो जाता है, और आई इंटू एरिया क्या हो जाएगा, आई इंटू एरिया मैग्नेटिक मोमेंट हो जाता है। लेने का अगर आप बोलते हो कि सर मैं ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो कितना आएगा, आई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, सही कह रहा हूँ, ये तो रहेगा एरिया, और यहाँ पे कितनी वैल्यू बचेगी,
formula should become mu naught NIA upon 2 आना चाहिए मेरे को कहीं कैलकुलेशन में 4 पाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये अच्छा सॉरी 4 पाई से ना पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का जो एरिया होता है वो तो पाई आर स्क्वायर होता है ना तो पाई से मल्टीप्लाई करो और पाई से नीचे क्या कर दो डिवाइड कर दो ठीक है तो आप बोलोगे सर पाई से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ और पाई से क्या करूँ डिवाइड करूँ तो ये जो वैल्यू बन जाएगी म्यू नॉट एन आई के पाई आर स्क्वायर क्या बन जाएगा एरिया तो आप बोलोगे दैट विल बिकम म्यू नॉट एन आई के अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर। अच्छा एक चीज और देख लो मैंने आपको म्यू नॉट की वैल्यू नहीं बताई थी म्यू नॉट की वैल्यू थी 10 टू द पावर -10 मैग्नीट्यूड वाइज डाउन तो इसीलिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होता है कि स्टैंडर्ड वैल्यू होती है इसका होता है 10 की पावर है तो हमेशा ये एक इस फॉर्मेट में रखने की कोशिश करते हैं तो अगर मैं 4 पाई में कन्वर्ट करूँ तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा आई इंटू ए मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है आई इंटू ए अगर एक टर्म हो अगर एन टर्म हो तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी हो जाएंगी एन आई ठीक है तो आप बोल सकते हो कि सर इस तरीके से आप ठीक है अगर आप बोलते हो कि इस तरीके से आप इसमें कन्वर्ट करना चाहो तो यहाँ पे इसको आप रिप्लेस कर सकते हो किससे रिप्लेस कर सकते हो एम से रिप्लेस कर सकते हो ठीक है एम को एम से रिप्लेस करने का पता फायदा क्या है आपका जो फॉर्मेट है इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्मेट क्या था इलेक्ट्रिक डाइपोल का याद है मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालते थे कितना निकालते थे 2 के पी अपॉन आर क्यूब याद है 2 kp अपॉन आर क्यूब मैग्नेटिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट इनफाइनाइट अगर आप बोलते हो तो आप बोलते हो कि ये भी मैं उसी में कन्वर्ट करने वाला हूँ कि एन की वैल्यू क्या होती है एन आई ए तो यहाँ पे जो बी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो इनका कांस्टेंट है और पी के लिए यहाँ पे डाइपोल मोमेंट आ जाएगा और नीचे जो आ रहा है वो आ रहा है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इससे घबराएंगे अगर मैं बोलूँ एक्स इज ग्रेटर देन आर क्योंकि मैंने इसके लिए बात कर रखी थी इसको शॉर्ट डाइपोल की तरह ट्रीट कर रखा था तो मैंने कहा ये भी आप शॉर्ट डाइपोल की तरह ट्रीट करेंगे अगर रेडियस बहुत छोटा है और डिस्टेंस बहुत दूर है तो यहाँ पे आर की वैल्यू को आप रिप्लेस कर दोगे तो यही फॉर्मूला बन गया देखो मैग्नेटिक फील्ड 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट अपॉन ये ऐसे लिख लो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू 2 सर वो r प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 पावर पूरा डिवाइड कैसे हुआ नीचे क्या हो गया बेटा ऊपर वाला स्टेप सर ये x बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा हाँ हाँ तो x बहुत बड़ा हो जाएगा तो मैं r को थोड़ी देर एलिमिनेट कर दूं हाँ जी तो x स्क्वायर की पावर 3/2 स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा क्लियर है यस सर यस सर यस तो ये शॉर्ट डाइपोल के लिए हम जनरल फॉर्मूला ये वाला यूज करते हैं हमसे मैक्सिमम टाइम एक्चुअली मैंने ये इतनी बड़ी बात करा दी आपको मुझे स्किप भी करा सकता था मैं क्योंकि आपको 99.9% टाइम आपको ये वाला फॉर्मूला अगर पूछा जाएगा कि सर किसी भी सर्कुलर लूप या शॉर्ट डाइपोल की वजह से यहाँ पे जो आप बोलते हो कि सर एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा तो आप बोलोगे वो होगा ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 40 नहीं 4 पाई इंटू 2m बाई एक्स क्यूब सिमिलर टू दिस देखिए इनका कांस्टेंट क्या है इनका कांस्टेंट था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनका कांस्टेंट क्या है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है ना यहाँ पे देखिए 2 है यहाँ पे भी 2 है वहाँ पे डाइपोल मोमेंट है यहाँ मैग्नेटिक ध्यान रखना मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे ये है NIA नंबर ऑफ टर्न्स भी उसमें इंक्लूड रहता है क्लियर है ये बात कोई दिक्कत एनी नो डाउट सर नो सर चलिए आपको इतना डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए कैसे मैं इसका टोटल ये आपको इतना समझा दिया आप चाहो तो इस फॉर्मूले को याद रखो और अगर और इसको याद रखो इसको तो याद रखो ही रखो 100%। एक बार ये स्किप भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं चलिए और डायरेक्शन तो आपको निकालना आता ही है आप बोलते हो कि सर ये इधर की तरफ आएगा और इधर से आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर से इधर आएगा है ना क्योंकि इधर साउथ पोल दिख रहा होगा और इधर वाले को नॉर्थ पोल दिख रहा होगा तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रही होगी और यहाँ से बाहर जा रही होगी
ठीक है, तो डायरेक्शन तो आपको निकालना आने का ही, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। चलिए नाउ हम बात करने वाले हैं सोलेनॉइड की। एक साथ लूप को कॉइल कर देंगे किसी के ऊपर तो वो बन जाएगा सोलेनॉइड, यानी एक मैग्नेट का काम करता है, प्रॉपर मैग्नेट का काम करता है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि वो करंट की वजह से एक मैग्नेट क्रिएट हो रही है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। जरा यहाँ पे इसको नोट करो। अपने वेपन दोबारा से रीलोड कर लिए जाए। आप देखिए एक बार रिफिल करने के बाद मेरा मार्कर भी भूल जाता है, आप इतना कम बोलते हो, इतना डाउट कम पूछते हो, मेरा मार्कर भी भूल जाता है, तो मार्कर कितना सकता होगा। पता है लोग कहते हैं कि कुछ टीचर होते हैं वो डाउट कम बताते हैं क्योंकि उन्हें लगता है यार डाउट बताने में वो थक जाते हैं। मुझे लगता है कि डाउट ना पूछने वाले में मास्टर बहुत जल्दी थक जाता है, क्योंकि डाउट आप पूछते नहीं हो तो मास्टर को कंटिन्यूअसली क्या करना पड़ता है, एक गाड़ी की तरह लगे रहना पड़ता है, मशीन की तरह चले जाओ चले जाओ। और वहीं अगर कोई डाउट पूछते हो आप लोग तो क्या होता है, मास्टर को थोड़ा रिलैक्स करने का टाइम मिलता है। यस, जब मास्टर डाउट बता रहा होता है तो वो रिलैक्स कर रहा होता है, ध्यान रखिए इस चीज को, और आप लोग मुझे बिल्कुल रिलैक्स नहीं करने देते हो। चलो खैर, हाँ, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सोलेनॉइड, है ना। क्या सॉलिड, आप ही का एक बैच ऐसा है जिसमें मुझे बीच में मार्कर रिफिल करना पड़ता है, वरना एक बार स्टार्टिंग में रिफिल करता हूँ पूरा बैच क्लियर हो जाता है मेरा, मतलब पूरी क्लास, और वो भी बड़े आराम से है। सोलेनॉइड क्या है, बेसिकली आप बोलते हो कि यहाँ पर एक ऐसे सिलेंड्रिकल शेप का एक आयरन कोर लेते हैं और इसके ऊपर हम ऐसे कॉइल कॉइल कर देते हैं, इसमें टाइम फ्लो होगा, ठीक है। मान लो इसकी लेंथ है, आप बोलते हो कि यहाँ पे ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा होता है, ठीक है। आप बोलते हो ये इसकी एक्सिस है, इस एक्सिस पे, इस एक्सिस पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो वो आपको सिंपल याद रखना है, म्यू नॉट एन आई, ठीक है। एक्सिस पे हर जगह यहाँ पे लेके यहाँ तक केवल एन को छोड़ दिया जाए, आप बोलते यहाँ से यहाँ ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, वेयर आई क्या है, सर इसमें जो करंट फ्लो है वो म्यू नॉट आपको पता ही है, आप बोलते हो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये है, ठीक है। आप इसमें एक चीज ध्यान रखना है, जो एन है दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, इसलिए स्मॉल एन बोला मैंने इसको, है ना, कैपिटल एन नहीं बोला। एन की वैल्यू अगर देखें तो एन कैपिटल टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन साइज, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मैंने कहा अगर यहाँ पे एंड पे आ जाओ, एंड पॉइंट की बात करो एट एंड, तो एंड पे क्या होता है, सडनली एकदम से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और वहाँ पे हाफ हो जाता है, म्यू नॉट एन आई अपॉन टू। आज मुझे मतलब नहीं, मुझे तो मतलब है मैक्सिमम टाइम इस पे पूरे में, यहाँ से एंड से अंदर, यहाँ पे मेंशन का हर जगह मैग्नेटिक फील्ड कैसे भी यूनिफॉर्म हो गया और डायरेक्शन निकालना आपको आता है। अगर यहाँ से देखो कॉइल आपको कैसी दिख रही है, मैंने कहा सर अगर मान लो ये ऐसी दिख रही है, करंट ऐसे जाता है ना, पहली कॉइल ऐसे आ रही होगी तो आप बोलोगे कि सर इस डायरेक्शन में नॉर्थ होगा और इस डायरेक्शन में कैसा होगा, साउथ होगा। तो ये बेसिकली एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, जिसका ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा। टोरॉइड भी कुछ ऐसे ही होता है, बस इसी को मैं घुमा के ऐसे सर्कुलर बना दूँ। आपने क्या किया सर, एक सर्कुलर बना दिया, तो ये जो अंदर वाली रॉड की सर्कुलर लिया और इसमें कॉइलिंग कर दी, ठीक है। तो आप बोलोगे यहाँ पे भी, आप बोलोगे ये रेडियस है, एवरेज रेडियस की बात करो, तो यहाँ पे इसके अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो देखो इसके अलोंग होगी, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे देखो कि सर्कुलर होगी, इसकी वैल्यू भी आप बोलोगे उसी की तरह होगी, म्यू नॉट एन आर। इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी देखो, और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी,
जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस बीच में होगा। सिमिलरली आप बोलोगे बाहर यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो होता है, जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यहाँ अंदर होगा। अंदर मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें तो देखिए मतलब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म से दिखेगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, ऐसे सर्कुलर अलोंग भी ये रॉड ही होगी। बाहर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड आपको कैसा दिखेगा, ऑलमोस्ट जीरो मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आप बोल सकते हो, इसको बोलते हैं हम सोलेनॉइड और इसको बोलते हैं टॉर्क। आई होप दिस इज वेरी क्लियर कि ये बेसिक फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। और छोटी छोटी सी ये जो बातें हैं, कहीं पे थ्योरी इसके बारे में पढ़ने को मिल जाए तो जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इसके थ्योरी पे कभी कभी थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, चलिए, एनी डाउट्स? नो कोई सर। डाउट? एक क्वेश्चन, हाँ सॉरी, एक क्वेश्चन कराना मुझे। नीट का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, मिल जाता तो मैं भी ट्राई करूँ। देखो ऐसा है, ये रेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और आप बोलोगे ये आपका एक्स एक्सिस है। इसमें बोला था कि सर एक वायर जो है ऐसे गया पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, फिर यहाँ पे ये बनाया इसमें सर्कुलर लूप, सेमी सर्कुलर लूप, करंट ऐसे गया, और उसके बाद ये करंट वापस से आ गया एक्स एक्सिस के साथ। ये आई करंट गया। ठीक है, ये लूप है, समझ में आ रहा होगा। आखिर ये क्वेश्चन को टफ करने का मतलब है 3D बना दिया बस उन्होंने, वरना बाकी इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं। और आपको बोला गया कि सर यहाँ पे आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड एट दी ऑरिजिन। यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है कितनी होगी। या मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, ये 3 वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बता दो, और सिंपली आप क्या कर दो, ऐड कर दो। तो जरा इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करेंगे। देखिए 3D फिगर की वजह से जो कुछ, कोई ट्राई करना चाहेगा इस क्वेश्चन को? एनीवन? एनीवन वांट्स टू ट्राई? नोबडी वांट्स टू ट्राई। चलिए मैं बता देता हूँ। तो आप क्या बोलोगे कि सर देखिए होता क्या है कि सर आप बोलोगे कि हर की वजह से ये कैसा होगा। इसके लिए अगर मैं बोलूँ एक्स एक्सिस करेंगे, बेसिकली परपेंडिकुलर है ये। आप बोलते हो ये ऑरिजिन है, सॉरी, आप बोलते हो कि मान लो कि कोई सा भी बात कर लो, आपने बोला ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और एक्स एक्सिस आपकी तरफ है। अब एक्स एक्सिस से जो वायर आ रहा है तो ओरिजिन पे आप बोलोगे सेमी इनफाइनाइट वायर की तरह काम करेगा। ठीक है, ये यहाँ से वायर काफी दूर से आ रहा है, ये भी यहाँ पे भी काफी दूर से आ रहा है, तो ये इसके लिए सेमी इनफाइनाइट वायर की तरह यूज करेगा, और यहाँ पे डिस्टेंस दे रखे होंगे। ठीक है, सर वो सेमी इनफाइनाइट कैसे माना उसे? क्या हो गया बेटा? सेमी इनफाइनाइट कैसे माना? कैसे माना, देखो मैंने कहा मान लो ये जेड एक्स, ये एक्स एक्सिस है, मान लो बोल देती है, ये एक्स एक्सिस है, और एक वायर यहाँ से चला रहा है, और कहाँ पे खत्म हो रहा है, ये वाई एक्सिस पे। तो ओरिजिन वाले पॉइंट के लिए इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट हुआ ना, एक साइड तो इनफाइनाइट है और दूसरा एंड वहीं पे खत्म हो गया उसी लाइन के पैरेलल। मैंने बोला ये देखो, ये एक पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस है, ये वायर यहाँ से चला रहा है, यहाँ तक आया, तो ये ओरिजिन के लिए क्या ये सेमी इनफाइनाइट नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। क्लियर है? यस सर, यस सर। एग्जैक्टली देखो, ये वायर ऐसे चला रहा है, कहाँ तक आया, एक्सिस तक आया ना। आपको ये 3D में ये ऐसे तिरछा दिख रहा होगा, लेकिन परपेंडिकुलर होगा ना ये, तो ये बेसिकली एक्सिस कौन सी है, बाहर निकली हुई है ये ऐसे, तो वायर भी तो ऐसे क्या होगा। ठीक है, हाँ जी और सर, इसका हाँ रेडियस जी। दे रखा है आर, इसका जो रेडियस दे रखा है वो आर दे रखा है, तो ऑब्वियसली ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी, आर होगी। अब इसकी वजह से जरा देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, देखो आप बोलते हो कि सर मैं कहता हूँ ये एक्स एक्सिस ऐसी है,
करंट कैसा जा रहा है अंदर। आपको पता है कि सर राइट हैंड थंब रूल लगाते हो करंट की डायरेक्शन में, आप बोलते हो कि अगर करंट अंदर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, ऐसे। ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगी। तो ओरिजिन वाला पॉइंट यहाँ कहीं लाई कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो किधर की तरफ आएगी, यहाँ पे नीचे की तरफ। नीचे की तरफ मतलब माइनस जेड एक्सिस हो गया। डाउट हो तो पूछे ना। ऊपर जेड एक्सिस है तो नीचे की तरफ क्या होगा, माइनस जेड एक्सिस होगा। आप बोलते हो ये एक्स एक्सिस ये है, ये एक्स एक्सिस है, ध्यान रखें आप ऐसे मत समझ लेना। पीडी है, एक्स एक्सिस ऐसी है, तो करंट भी ऐसा जा रहा होगा। तो करंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, करंट कैसा है अंदर जाता हुआ। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह देखिए, मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, नीचे की तरफ, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर माइनस के। एनी डाउट इन दिस? नो सर, क्लियर। बोलते रहो यार, है ना। आप बोलते हैं इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो। ये एक सेमी सर्कुलर लूप है। कैसा है, सेमी सर्कुलर लूप है। तो सर सेमी सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो। ठीक है, किधर आएगा, अंदर की तरफ। अंदर मतलब कौन चला गया, अंदर मतलब अंदर, अंदर की तरफ मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस। बाहर कैसा है पॉजिटिव एक्सिस, तो अंदर कौन सा चला गया, नेगेटिव एक्स एक्सिस। याद आया। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो गया, अंदर की तरफ चला गया, मतलब नेगेटिव एक्सिस। फॉर्मूला आपको पता है कितना आता है। आप बोलोगे दूसरा जो चला गया अंदर की तरफ चला गया मैग्नेटिक फील्ड, वो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r इंटू माइनस आई कैप। इस सर्कुलर वाइब्रेशन। ठीक है। तीसरा वायर बाहर की तरफ आ गया, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। आप बोलोगे देखिए करंट कैसा आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, इस डायरेक्शन में ऐसे इससे लूप में होगी। अब आपका ऑरिजिन यहाँ है, देखिए ऑरिजिन की साइड इस साइड है। तो आप बोलोगे यहाँ पे देखिए बाहर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो कैसी होगी। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन यहाँ पे कैसी होगी, ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इस पॉइंट पे देखिए फिर से किधर आ रही है, नीचे की तरफ। और वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी। तो तीन मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू माइनस के। तीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर सम कर देंगे तीनों का, आई कैप जे कैप के में रख देंगे। हाँ जी भाई साहब, कर पाओगे? ये आपके 2015 का क्वेश्चन है। मुझे काफी अच्छा लगा था क्योंकि फंडे अगर आपको आते हैं उससे नहीं होगा। 3D विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी था यहाँ पे। 3D विजुअलाइजेशन की वजह से क्वेश्चन रखा जाता है। तो आप लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जब कम करोगे तो देखो ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे। तो आप बोलोगे सर 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर माइनस के, प्लस इसको भी ऐड कर दोगे। आप बोलोगे प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4r इंटू माइनस आई। कॉमन टर्म्स बाहर ले लो, कॉमन टर्म्स बाहर ले ली। म्यू नॉट आई अपॉन 4r अंदर बचेगा माइनस आई कैप माइनस 2 बाई पाई। जो आंसर ऑप्शन में दिया गया था उसने क्या था, पाई भी कॉमन ले लिया, तो ये था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। तो यहाँ आएगा माइनस पाई आई कैप माइनस 2 के कैप। ये था ऑप्शन में आंसर। हाँ जी भाई साहब, किसी को किसी भी तरीके की शंका परेशानी क्वेश्चन में? बोलिए 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 बोलिए। नो सर। समझ में आ रहा है? बन जाएगा क्वेश्चन मैं अगर तुमसे करवा दूं वैल्यू चेंज करा के तो। चलो आपको मैं एक क्वेश्चन दे ही देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लोग दे देता हूँ एक क्वेश्चन। फिर यार फिर करके रो देना यार, ऐसे बस मुंह करते की तरफ बैठ मत जाना।
6 पॉइंट पे जरा निकाल दो कितना होगा 92। एनीवन? करोगे ट्राई? यस सर। चलो करो, 2 मिनट दे रहा हूँ आराम से, मैं भी थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। चलिए मैं बताता हूँ, कोई आंसर बताना है क्या? एनीवन? देखो सीधी सी बात है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये वाला वायर जो आएगा, ये जो पॉइंट है इसी के लाइन के लॉन्ग है। तो न्यू नॉट आई 4r/2 pi प्लस 1। चलो देखते हैं। मैंने कहा देखो ये वाला जो वायर है इसकी वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाने वाला है, क्योंकि ये एक्सटेंड करोगे तो इसी लाइन, इसी वायर के अलॉन्ग ये पॉइंट लाई कर रहा है। और हमने ऑलरेडी पढ़ा था बायो-सैवर्ट लॉ में, क्या होता था कि अगर कोई भी पॉइंट वायर के अलॉन्ग पड़ गया तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 0। इसकी बात कर लो, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखो किधर आएगा? अंदर की तरफ। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा अंदर की तरफ, और आपको पता है वो कितना होता है? B = μ0I/4R। इसकी वजह से बात कर लो, एक वायर है नीचे की तरफ, ठीक है, तो पहले तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? ऐसे होगी, ठीक है। तो बेसिकली आप बोलोगे ये इस पॉइंट पे कैसे आएगी? बाहर आती हुई होगी, इधर बाहर आती हुई, राइट। आप बोलोगे यहाँ पे कैसे होगी? बाहर आती हुई होगी, और वैल्यू कितनी होगी? B = μ0I/4R, 4πR। ये अंदर जाती होगी, ये बाहर जाती होगी, तो दोनों का डिफरेंस, एक अंदर जाती हुई है और एक बाहर आती हुई है, एक ही लाइन के लॉन्ग है ना, तो सिंपली दोनों को ऐड करना मतलब क्या करना है? दोनों का डिफरेंस लेना है। तो बस इन दोनों का डिफरेंस लेना, व्हाटएवर इज द आंसर इज योर आंसर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। क्लियर है? चलिए, now we are going to talk about the forces between two parallel current carrying wires. ठीक है, forces between two parallel current carrying wires. मैंने कहा मान लो यहाँ पे दो, एक I1 और एक I2।
देखो फोर्सेस लगेंगे क्यों, क्योंकि देखो ये एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, और एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप एक करंट कैरिंग वायर को रखते हो तो उसमें फोर्स लगता है, दैट वी ऑल नो। तो भाई साहब ये क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकाल लो, और उस मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर रखा रहता है, तो देखो बी आई आई साइन थीटा, उससे इस पे फोर्स निकाल लो। दैट इज हाउ यू कैन फाइंड द फोर्सेस, राइट। तो मैं कहता हूँ उसका एक डायरेक्टली फॉर्मूला बन जाता है, इनफाइनाइट वायर्स है, इनफाइनाइट वायर्स है। मैंने कहा इसकी वजह से यहाँ पे मान लो ये डिस्टेंस है r, अगर इस डिस्टेंस पे कोई मैग्नेटिक फील्ड निकालने जाए तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना आता है d इक्वल टू म्यू नॉट I1 अपॉन 2 ये इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसको हम बोलते हैं B1, और उस मैग्नेटिक फील्ड में ये I2 रखा हुआ है, तो फोर्स ऑन 2 वो क्या होगा, आपको पता है I2 इंटू L क्रॉस B, B1, B1 के मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने I2 को रखा है तो आप बोलोगे फोर्स कितना लग रहा होगा, I2 इंटू L क्रॉस B। मैं कहा देखो यार करंट है ऐसा, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, देखो अंदर की तरफ ऐसे सर्कुलर लूप बनेगा, तो यहाँ कैसे जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो आई और बी परपेंडिकुलर होंगे, तो आप क्या निकाल लोगे, F2 बाय L निकाल लो, दैट इज इक्वल टू I2 इंटू B1, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई। दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। आप बोलते हो कि यही F1 बाय L भी आएगा, आप फाइंड आउट करके देखें। फोर्स पर यूनिट लेंथ का जो फॉर्मूला बनता है वो आएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। आप बोलो तो ऐसे निकाल लो, तब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अंदर की तरफ करंट, ऊपर की तरफ फोर्स, इधर की तरफ इसमें फोर्स कितना लग रहा है, देखो इधर की तरफ आप यहाँ पे निकालो तो यहाँ पे फोर्स लगेगा इधर। मतलब अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, ध्यान रखेंगे, अगर सेम करंट की डायरेक्शन है, ठीक है, सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। अगर ऑपोजिट आ जाते हैं करंट, तो ऑपोजिट में यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स उल्टा चलता है चार्ज से। चार्ज में अगर सेम चार्ज होते हैं तो रिपल्सिव होता है, और ऑपोजिट चार्ज होता है अट्रैक्टिव होता है। यहाँ पे देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट होगी तो रिपल करेंगे, और अगर सेम डायरेक्शन ऑफ करंट होगी तो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे फोर्स पॉइंट लेंथ निकालते हैं और उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर, इनफाइनाइट वायर है, याद रखना ये। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और ये चीज याद रखनी है, कब अट्रैक्टिव होगा कब रिपल्सिव होगा। फॉर्मूला लाना भी बहुत आसान था, इससे मैं तुरंत आपको एक थोड़ा सा कुछ भी बता दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया, आप बोलोगे सर बेसिकली दो करंट कैरिंग वायर्स के बीच में लगने वाला फोर्स, उसकी वैल्यू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का मूविंग चार्जेस की हम बात करें, दैट इज कॉल्ड एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, एम्पियर लॉ भी बोलते हैं। आई होप यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। नो सर। सही, एम्पियर्स लॉ, जैसे वहां गॉस लॉ था इलेक्ट्रिक फील्ड में, ऐसे यहाँ एम्पियर्स लॉ है। एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है कि मान लो एक लूप ले लिया, ध्यान रखेंगे गॉस लॉ में एक सरफेस एरिया हुआ करता था, एरिया, यहाँ पे एक लूप है, लूप मतलब एक लाइन है। आप बोलते हो इस लाइन में कुछ करंट आते हुए हैं, जिसको हमने बोला I1 बोल दिया, कुछ अंदर जाते हुए I2 बोल दिया, I3 बोल दिया। ठीक है, आप बोलते हो इस लूप में, ठीक है, ये लूप की लेंथ लेंगे, लूप की डायरेक्शन आप कुछ भी ले सकते हो। आप बोलते हो कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलते हैं, क्लोज लूप में जो बी डॉट डी एल होता है उसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इंक्लूड, आई इंक्लूड। ठीक है, आप बोलते हो यहाँ पे डीएल वेक्टर ले लिया, डीएल, और डीएल वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे ले लिया, तो यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, राइट, आप बोलोगे नेट मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर जो पूरे लूप की बात करते हैं, पूरे लूप में दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई इंक्लोज। ठीक है, ध्यान रखना जितना करंट इसके अंदर इंक्लोज है, एक को पॉजिटिव मानोगे, देखो अगर बाहर आते हुए को पॉजिटिव मानोगे तो अंदर जाते हुए क्या मानोगे, नेगेटिव। किसको पॉजिटिव मानना है किसको नेगेटिव मानना है, तो देखो वो आप बोलते हो बी की डायरेक्शन से भी डिपेंड करता है।
अगर आपने I1 को पॉजिटिव माना है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसी ली जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे, तब आप बोलोगे I1 को पॉजिटिव माना है। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे मिलती है तो आप बोलते हो कि I2 को पॉजिटिव माना, अंदर जाने वाले को पॉजिटिव माना। तो ध्यान रखना थोड़ा सा इसको डायरेक्शन को आपको अज्यूम करना पड़ता है। डी देख लो, बी की डायरेक्शन अगर आपकी ऐसी आ रही है तो आप बोलते हो कि सर बाहर आने वाले करंट को पॉजिटिव मान लो। अगर बी ऐसी आ रही है तो आप अंदर जाने वाले को पॉजिटिव मान लेना बस। वरना आप कर सकते हो जैसे वहां पे वो था ना, फ्लक्स था ई डॉट डी एस होता था, एरिया वेक्टर होता था, उसको होते थे म्यू क्या बोलते थे, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बोलते थे। यहाँ पे है बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है, आई इंक्लोज है, इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। तो क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल बोलते हैं राइट। एक लाइन के अलॉन्ग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, वहां पे सरफेस का इंटीग्रेशन हुआ करता था, एक सरफेस एरिया लेते थे, पूरा सरफेस लेते थे, क्लोज सरफेस, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन ले रहे हैं केवल, और उससे आप बोलते हो, उसके अलॉन्ग जो आप बोलते हो कि म्यू नॉट आई इंक्लोज, ठीक है। आप चाहो तो देखिए एक वायर की वजह से ले लो, मैंने कहा यहाँ पे एक इनफाइनाइट वायर ले लिया, इसकी वजह से ले ली आई। आपको पता है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इधर की तरफ होगी। आपने डीएल, जो डीएल वेक्टर है वो भी डायरेक्शन इधर की तरफ देगी। तो आपको पता है कि सर बी डॉट डी एल कितना होगा, बी डॉट डी एल इजिकल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आपने, बोला बी, दोनों की डायरेक्शन सेम रखी है, डीएल वेक्टर की डीएल, डीएल का पूरा इंटीग्रेशन करोगे तो कितना जाएगा, 2 पाई आर। तो इसको इंटीग्रेशन के साथ आप लिख लो 2 पाई आर इंटीग्रल टू म्यू नॉट आई। तो देखिए आप आई की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है वो कितना आ रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो यही होता है इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट दी सेंटर। हाँ सर यही होता है, ठीक है। तो नॉट एट दी सेंटर, आप बोलते हो एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, तो यही होता है। हाँ सर यही होता है। तो आप इस तरीके से इनको डेरिवेशन में यूज करते हो, ज़्यादा हमारे डेरिवेशन के मतलब से नहीं, हमें तो क्लियर है। तो ये था एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो दिस इज ऑल अबाउट, आप कैन से दैट कि सर ये बातें थी आपकी मूविंग चार्जेस इन अ मैग्नेटिज्म, राइट। आप बोलते हो कि मूविंग चार्ज को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हो या मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना क्रिएट कर रहे हो, तो वो बातें थी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्योर मैग्नेटिज्म, मतलब अब हम मैग्नेट की बात करेंगे। अब हम ये करंट करंट के लूप की बातें कम करेंगे, अब हम बातें करेंगे मैग्नेट की। हमने करंट की वजह से या चार्ज की वजह से मैग्नेट जितनी देखी थी देखी, अब हम बात करेंगे मैग्नेट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, दैट इज प्योर मैग्नेटिज्म। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। हाँ जी सर। हाँ जी सर। हाँ जी, तो आज हम बात अब बढ़ेंगे हम मैग्नेटिज्म की तरफ। नाउ सबसे पहले तो हम बात करते हैं एक मैग्नेटिक डायपोल। वही मैग्नेटिक डायपोल फिर है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, साउथ पोल पे एंटर करती हैं, और यहाँ अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल पे एंटर करती हैं, और अंदर की तरफ चलती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल। तो देखिए अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कुछ प्रॉपर्टी लिख लें, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की होती है, मैं फिर से बोलता हूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन इन अ रीजन सच दैट, आप बोलते हो इमेजिनरी लाइन क्या ड्रॉ करने, क्या बताना चाहती है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बताना चाहती है। किसी भी पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, वो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी क्रॉस नहीं कर सकती, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेंगी, दो टेंजेंट मिलेंगे, तो आप बोलते हो दैट इज नॉट पॉसिबल। एक डिफरेंट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कि सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप्स, ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप्स, ठीक है। हर बार आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप के फॉर्म में मिल रहे होंगे, आप बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप, ठीक है। तो इसका मतलब वहां से थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। दूसरी बात क्या होता था कि अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं पर रख दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में उस पर फोर्स करने लगता है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होगा, यहाँ पे आप चार्ज को रखने पे नहीं होगा, यहाँ पे अगर आप एक पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज को, अरे सर मैग्नेटिक चार्ज क्या होता है बताऊंगा, ठीक है क्या, तो इसलिए इस बात को हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। एक मैग्नेटिक डायपोल की बात करें तो देखिए इसमें दो पोल्स बोले जाते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल।
वैसे तो देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि कभी भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल कभी भी आप उनको अलग नहीं कर सकते। अगर आप इसको ब्रेक भी कर दोगे, छोटी छोटी दो मैग्नेटिक बनाओगे, तो उनमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनेंगे, उनमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनेंगे। ठीक है, मैंने कहा लेकिन मान लो एक इमेजिनरी हमने मान लिया कि केवल एक नॉर्थ पोल हमने कैसे भी करके फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं मैग्नेटिक चार्ज की तरह। ये सिंपल पोल इमेजिनरी है, एग्जिस्ट नहीं करता। बट हम ऐसे अगर हम बात करें तो अगर ऐसे दो पोल्स हम कैसे भी करके क्रिएट कर पाए, दो नॉर्थ पोल या साउथ पोल, तो आप बोलोगे इनके बीच की डिस्टेंस अगर आर है, ठीक है, तो आपको पता है कि सर इनके बीच का जो मैग्नेटिक फोर्स होगा दैट इज वो कूलम्ब्स लॉ की तरह हम इनमें काम कर सकते हैं। खैर हमें नहीं बात करनी है। हमने बोल दिया कि सर अगर हम बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ, बोलते हैं क्या बोलते हैं इनकी पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ को हम बोल देते हैं स्मॉल है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है मान लो 2 है। तो जो डाइपोल मूवमेंट लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाएगा, m इंटू 2 है। ये डाइपोल मूवमेंट है, याद आया। जो अभी सर्कुलर में हमने बात की थी, अब मैं इसको प्योर डाइपोल की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। दो इक्वल एंड ऑपोजिट पोल्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a, अगर मैंने तो इसको हम इसे मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं। इसका मैग्नेटिक डाइपोल कैसे डिफाइन होता है सर, ये डाइपोल स्ट्रेंथ या पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। एक पोल की स्ट्रेंथ अगर m है तो दूसरे की माइनस m होगा। इसको आप m बोलोगे प्लस m, तो इसको क्या बोलोगे माइनस m बोलोगे। या सेपरेट बाय स्मॉल डिस्टेंस 2 है, तो इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है वो कैसे डिफाइन करोगे m इंटू 2a। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप बोलते हो कि सर अब इसमें अगर मैं देखो ऐसे कट कर दूं, अगर मैं कट कर दूं कटिंग ऑफ डाइपोल, अगर मैं इनको ऐसे कट कर दूं, ठीक है, पहले टोटल प्लस एम था और माइनस एम था, आप बोलोगे क्या बचेगा, ये दो मैग्नेट ऐसे बचेगी, ये कितना हो जाएगा प्लस एम बाई टू माइनस एम बाई टू, ये प्लस एम बाई टू और यहाँ माइनस एम बाई टू। ध्यान रखना इस केस में अगर आपका बोलते हो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा एम इंटू टू होगा, यहाँ डिस्टेंस कितनी होगी, आप यहाँ पर देखो इसका एम होगा एम बाई टू और इसका भी एम होगा एम बाई टू। रख के देख लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आप बोलोगे सर कैसे होगा, मैंने कहा देखो क्या हो गया एम बाई टू इंटू टू है। अगर मैंने इसको दूसरी तरीके से कट कर दिया, ऐसे परपेंडिकुलरली कट कर दिया, तो ये दो दो रॉड मिल जाएंगे, दो डाइपोल मिल जाएंगे छोटे छोटे, प्लस एम माइनस एम प्लस एम माइनस एम, यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी एक। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, वो क्या बोलता है कि सर मैंने अगर मैग्नेट को कट किया, यहाँ पे अगर आप बोलोगे इसका अगर मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है एम है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो जाएगा एम बाई टू हो जाएगा, सर मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो जाएगा एम बाई टू हो जाएगा। होता क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, उसने बोला कि अगर मैंने मैग्नेट को कट किया, अगर ऐसे अलोंग दी लेंथ कट किया, अलोंग दी लेंथ कट किया, तो देखो इनकी पोल स्ट्रेंथ हाफ हो रही है, नॉर्थ पोल की जो स्ट्रेंथ है वो हाफ हो रही है, मैग्नेटिक मूवमेंट तो हाफ हो ही रहा है दोनों ही केस में, इसमें भी हाफ हो रहा है और इसमें भी हाफ हो रहा है। क्वेश्चन क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। हम बात करते हैं पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम और एक होता है डाइपोल मूवमेंट कैपिटल एम। आप कैसे भी कट करो, ऐसे कट करो या ऐसे दो हाफ में कट करो, आप बोलोगे दोनों ही केस में मैग्नेटिक मूवमेंट तो हाफ हो ही रहा है। इस केस में पोल स्ट्रेंथ भी हाफ हो रही है और इस केस में पोल स्ट्रेंथ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो दो अलग अलग चीजें, एक पोल स्ट्रेंथ कहलाती है और एक मैग्नेटिक मूवमेंट कहलाती है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चों से क्या पूछ लेते हैं, बच्चों के दिमाग में एक पता है सर ऐसे काटोगे तो पोल स्ट्रेंथ कटता है और ऐसे काटोगे तो पोल स्ट्रेंथ नहीं कटता, और वो क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे मैग्नेटिक मूवमेंट का। और हमारे दिमाग में तो क्या होता है सर, स्मॉल एम कैपिटल एम सब भूल जाते हैं। हमारे दिमाग में तो होता है ऐसे काटने और ऐसे काटने में कुछ तो होता है डिफरेंस, और आपसे हमेशा आपसे वो गलत चीज पूछ लेगा और आप गलत चीज बता देते हो। तो ध्यान रखना, चाहे ऐसे काटो चाहे वैसे काटो, मैग्नेटिक मूवमेंट तो घटेगा घटेगा। पोल स्ट्रेंथ इसमें डिक्रीज होगी, इस केस में आप बोलते हो पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट विल नॉट डिक्रीज। यही बातें क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। अब इसकी जल्दी से छोटे से हम इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर कर देते हैं जल्दी से। आ गया,
अगर मैं इस डायपोल की वजह से, देखो जल्दी जल्दी मैं कंपेयर कर देता हूँ, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अगर किसी एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने जाऊँ, उससे सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो, एक्स डिस्टेंस पर, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू, हाँ बोल दो कि ये मैग्नेटिक मूवमेंट बाय एक्स क्यूब होगा। याद आया? इलेक्ट्रिक फील्ड का जरा याद से याद रखना, 2 टाइम्स ऑफ के पी बाय एक्स क्यूब होता था। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डायपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन में होती थी। अगर मैं किसी इक्वेटोरियल पॉइंट पे जाऊँ तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ, सॉरी 2 नहीं होता है, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू n बाय x क्यूब आएगा। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी को याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती थी माइनस के टाइम्स ऑफ p बाय x क्यूब। याद आ रही है? यहाँ माइनस का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन के अगेंस्ट होती है, अलग होती है। मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ होती है। मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ होती है। मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इसी डायरेक्शन में होगा। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अगर आप बोलोगे साउथ से नॉर्थ की तरफ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर किस पॉइंट पे कैसे होगी, इधर की तरफ होगी। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, इधर की तरफ होगी, क्योंकि ये देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन है। अगर मैं इसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दूँ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक डायपोल को रख दूँ, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो आपको पता है इस पे जो टॉर्क लगता था, टॉर्क कितना होता था, एम क्रॉस बी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? एम क्रॉस बी के बराबर होगा। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है किसके बराबर होगा, माइनस एम डॉट बी के बराबर होगा। याद आना चाहिए, एम बी क्रॉस थीटा, ये एंगल कितना है, थीटा। माय मिस्टेक, ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल, राइट। मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन इधर की तरफ है और एंगल हमेशा मैग्नेटिक मूवमेंट से लिया रहता है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा और दैट इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। ये सारे फॉर्मूले जैसे वहां पे डायपोल में चलते थे एग्जैक्टली यहाँ पे डायपोल में चलेंगे। बस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड से रिप्लेस करना है और डायपोल मूवमेंट को मैग्नेटिक मूवमेंट से रिप्लेस करना है। बाकी आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं डाउट? नो। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ आई विल ट्राई कि आपको आगे डीवीपी एक दो दिलवा दो आज शाम तक। आज शाम तक तो नहीं, कल मिलेगी आपको डीवीपी, ठीक है। चलिए देन, ओके थैंक यू, सर, थैंक यू थैंक यू एवरीवन। सर। थैंक यू सो मच सर।